नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता है एटीवी न्यूज चैनल। और इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कवि। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। इसी श्रृंखला में हमारे साथ आज हमारे आज खास मेहमान हैं कवि अजीत शुक्ला जी, जो संस्थापक हैं माँ आशा फाउंडेशन के। बहुत बहुत स्वागत है अजीत साहब आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जी, आप तो हर जगह लगातार जा रहे हैं, वाह भाई वाह में भी आप जो है पहुंचे हैं। अजीत शुक्ला जी जो एक बार लिख देते हैं वही अंतिम होता है, कोई संशोधन नहीं और आगे कोई बदलाव नहीं जो है अपने गीतों में करते हैं ना अपनी रचनाओं में। कब से सफर आपने शुरू किया, कब आपको पता चला कि आपके अंदर भी जो है वो एक प्रतिभा छुपी हुई है, माँ सरस्वती का आशीर्वाद है आपके अंदर कि आप कविताएं लिख सकते हैं? जी अशोक जी बहुत बहुत धन्यवाद आप अवसर देने के लिए। और जो आपका प्रश्न है उसका जवाब ये है कि जब मैं जिस विद्यालय में पढ़ा उस विद्यालय में बहुत ही साहित्यिक माहौल रहा। वहाँ निरंतर जी कवि सम्मेलन होते थे, तो उनको सुन सुनकर एक जिज्ञासा मन में आई कि कुछ हो सकता है। और मैं जब कक्षा 9 में था तो नरोत्तम दास जी को जब पढ़ा, उनके एक छंद जब पढ़े तो कहीं न कहीं लगा बार बार पढ़ते पढ़ते गुनगुनाते गुनगुनाते कब अनायास वो छंद मेरे मुंह से निकल गए मुझे पता ही नहीं चला। और तब मुझको व्याकरण का भी ज्ञान नहीं था कि घनाक्षरी में 16 15 या अन्य जो भी मात्राओं का विधान होता है, घनाक्षरी के कई प्रारूप होते हैं, वो मुझको उसका विधान नहीं पता था। लेकिन माँ शारदा की कृपा थी कि जब उम्र बढ़ी, व्याकरण का ज्ञान हुआ, तो पता चला कि जो लिख दिया था वो व्याकरण सम्मत था, वो छंदबद्ध जी था। जी मतलब माँ सरस्वती का जो आशीर्वाद है वो शुरुआत से ही आपके ऊपर था और इसी कारण आप लिख भी सके। मैं जानना चाहता हूँ कि जी। अभी तक कितने वर्ष हो गए हैं आपको जो है साहित्य के अंदर कोई पुस्तक भी आपने जो है निकाली है, अभी छपी है आपकी कोई पुस्तक वगैरह भी आई है जिसको जो दर्शक हैं आपके जो प्रशंसक हैं वो खरीद सकें आपकी कविताओं को एक जगह जो है? जी नहीं, अभी सिर्फ काव्य मंचों पर ही प्रस्तुतियाँ रहीं। सफ़र की आपने जो बात की है, अगर 5-6 सालों से मुख्य रूप से कवि सम्मेलन के मंचों पर हूँ। लिखना तो बहुत प्रारंभ से ही था, जैसा आपको बताया शुरुआत से ही। लेकिन जी धीरे-धीरे हमारे साथियों ने, मित्रों ने हमको मोटिवेट किया कि नहीं, आप भी कवि मंच पर जाइए। क्योंकि हम भी एक जैसे आप एक कार्यक्रम कर रहे हैं, कवियों को लेकर हम भी एक कार्यक्रम किया करते थे और जी उनकी रचनाओं को हम पहुँचाया करते थे अपने चैनल के माध्यम से। तब उन कवि मित्रों ने कहा कि जब आप हम लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं, आप जब खुद लिख सकते हैं तो आपको भी मंच पर आना चाहिए। तो वहीं से यात्राएँ प्रारंभ हुई और हास्य व्यंग्य के रूप में थोड़ी बहुत पहचान अभी काव्य क्षेत्र में बनी हुई है। जैसे अभी आपने नाम लिया, कई टीवी शोज़ का वहाँ तक पहुँचे हैं। और जी बात रही कि पुस्तक प्रकाशन की, तो कई जो व्यंग्य लेख हैं उनका संग्रह हो चुका है। बस उचित अवसर की तलाश है, तो आएगा तो जल्द ही कुछ देखने को मिलेगा। चलिए, शुभकामनाएँ हैं कि जल्द ही आए और आप जिस तरह से माँ आशा फाउंडेशन भी आप चला रहे हैं, आपकी माताजी के नाम पर है जी। और वो भी जी, जी। बहुत आगे जो है बढ़े। सवाल मेरा ये है कि मंचों पर आप काफ़ी समय से हैं और आप देख रहे हैं क्योंकि आपके उस कॉलेज के दौर से लेकर के और अभी के दौर में बहुत सारा कुछ बदलाव आया है क्योंकि अब डिजिटल भी हो गया है, बहुत कुछ हुआ है। क्या गायब होता दिख रहा है मंचों से? क्योंकि लोग तो अब कहते हैं कवि सम्मेलन तो घर में बैठ के ही हम सुन लेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, मंचों से क्या गायब होता जा रहा है? क्या वास्तव में जो विधा है, जो साहित्य है, वो गायब होता जा रहा है क्योंकि उसमें अश्लीलता आ गई है? या फिर वो अच्छे कवि, वो गायब होते जा रहे हैं? या वो मंच, जहाँ राजनीतिक भाषणों से पहले कवियों को आमंत्रित किया जाता था, चाहे इंदिरा के दौर को आप देखें या अटल जी के दौर को देखें, तो उस समय जो है कवियों को बुलाया जाता था, कवियों से शुरुआत होती थी, कविताओं के माध्यम से समा बाँधा जाता था और वो रात-रात भर लौ जलाना जो है, जो श्रोताओं का था वो देखने और सुनने जाते थे कि अच्छी कविताएँ वहाँ पर देखेंगे और उससे वो मोटिवेट भी होते थे। तो किसानों के लिए, महिलाओं के लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि हर तकलीफ को जो है वो कहीं न कहीं कविताओं के माध्यम से वहाँ पर मंचों पर कहा भी जाता था और उन्हीं मंचों से जो राजनीति के मंच थे। अब राजनीति के मंचों से कवि और कविता दोनों ही गायब हो चुके हैं और साथ ही मैं ये समझना चाहता हूँ कि क्या श्रोता भी वैसे गायब हो चुके हैं? क्या वो सुनने वाले नहीं रहे हैं? क्या इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि अब जो कविताएँ हैं उन्होंने अपना स्वरूप नया ले लिया है, वो बदल गई हैं? जी, जी। अच्छा प्रश्न है आपके लिए, आपने जो पूछा। वर्तमान में ये कहीं न कहीं चर्चा में भी रहता है कि क्या साहित्य का ह्रास हो रहा है कवियों के मंचों पे। देखिए, जैसे कवियों की कई परिपाटी होती है, कई अलग-अलग उनकी विधाएँ होती हैं, श्रोताओं का भी स्तर अलग-अलग होता है। ये नहीं कहा जा सकता कि पूर्ण रूप से साहित्य मंच से खत्म हो चुका है।
कई जी, ऐसे कवि हैं, कई ऐसे रचनाकार हैं जो आज भी साहित्य को जी रहे हैं और श्रोता भी हैं ऐसे। बहुत जगह एलीट हमको पर्सन मिलते हैं, बहुत बौद्धिक पर्सन मिलते हैं, जहाँ पर वो हल्की टिप्पणियाँ या दुअर्थी संवाद उनको नकारते हैं और वो क्या निकारते हैं, इन चीज़ों को हमको भी निकारना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं हास्य कवि हूँ, तो मुझको अगर हँसाना है, तो ज़रूरी है कि मैं बहुत हल्के शब्दों का ही प्रयोग करूँ, दुअर्थी संवादों का ही प्रयोग करूँ। अगर आप सार्थक शब्दों के माध्यम से किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं ला पाए, फिर आप में और जो टीवी चैनलों पर कॉमेडियन घूमते हैं, उनमें अंतर क्या रहा? तो हमको भी साहित्य को लेकर चलना है और साहित्य में देखिए कई बहुत अच्छे कवि हैं जो छंदों के माध्यम से अपनी बात कहते हैं, हँसाते हैं, गुदगुदाते हैं, गीतों के माध्यम से अपनी बात कहते हैं और कुछ वर्ग मैं मान सकता हूँ कि श्रोताओं का चूँकि आज के दौर में अब जैसे आप जानते हैं 2020 का दौर आ गया है, व्यक्ति बहुत जल्दी ही आनंद चाहता है। कुछ गिरावट भी जो कॉमेडी शोज़ वगैरह हैं इनके माध्यम से पहुँची है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग हैं जो अभी साहित्य को जी रहे हैं, साहित्य की लड़ाई लड़ रहे हैं और इसको आगे बढ़ाने का काम भी कर रहे हैं। दूसरा जी। प्रश्न आपका था कि राजनीतिक मंचों से जो कविता जो आपने बताया कि इंदिरा जी का दौर था और या कवि अटल जी जो का है वो दौर था। गायब होते जा रहे हैं और गायब हो चुके गायब हैं आज के दौर में। जी, जी। देखिए पहले इसको अगर अनथा ना लिया जाए, कवि को किसी राजनैतिक पार्टी का लबादा नहीं होना चाहिए। वो जी, जो उसको जो दिखे, जो सही हो, उस पर अपनी लेखनी चलानी चाहिए। भले ही वो कोई राजनैतिक मंच उसको अपना आश्रय ना दे रहा हो, कोई बात नहीं, उसके लिए कई प्लेटफ़ॉर्म हैं। आप जैसे लोग उन कवियों के साथ खड़े हैं, पूरा जी, सोशल मीडिया कवियों के साथ खड़ा है, पूरा जनमानस कवियों के साथ खड़ा है। व्यक्ति को जो अपनी बात कहनी है, पहुँचानी है, उसके लिए कई माध्यम है भाई साहब। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश के अंदर जो है क्योंकि अगर हम पूरी दुनिया में देखें उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा एकमात्र राज्य है जहाँ से बहुत सारे कवि और बहुत सारे रचनाकार जो है निकले हैं जो पूरी दुनिया में जिनको बिना पढ़े हुए आप पढ़ाई ही नहीं पूरी कर सकते। चाहे निराला जी को आप बिल्कुल। देख लीजिए, बाबा जी। नागार्जुन को आप देख लीजिए या फिर तमाम बाबा तुलसीदास को जो है आप देख लीजिए। कहीं न कहीं साहित्य में इन्होंने इतना कुछ दिया है कि हम जितना पढ़ें कम है और हम जितना समझें उतना कम है। अब जो बिल्कुल। आने वाले समय में जो एक साहित्य है वो वैसा रूप ले पाएगा कि नहीं या फिर इसी को पढ़ाया जाएगा वो तो आने वाले दौर में देखा जाएगा। नवोदित कवियों को लेकर के कैसे आप देखते हैं कि क्या सरकार जिस तरह से पहले कहीं न कहीं मैंने कहा कि राजनीतिक गलियारों में सुगबुगाहट होती थी तो कवियों को पूछा जाता था, निश्चित तौर पर बुलाया भी जाता था, उनकी मदद भी आर्थिक सहायता भी की जाती थी। आज जो नवोदित कवि आ रहे हैं वो क्यों दम तोड़ रहे हैं? भले ही नई कविताओं के साथ में, नई विधा के साथ में आ रहे हैं, कुछ पुरानी विधाओं के साथ में भी उपस्थित हैं और वो अच्छी रचनाएँ जो है कर रहे हैं, लेकिन वो दम तोड़ते नज़र आ रहे हैं। ये ख़ास करके जो है उस क्षेत्र में जहाँ से कवियों की अगर हम कहें कि एक तरफ से फसल जो है वो पैदा होती थी। जी, जी। बहुत अच्छा सवाल और जैसे आपने बात की कि युवाओं की बात की, नवोदित की बात की, जी, तो हर क्षेत्र में बड़ी प्रतिस्पर्धाएँ हैं, कवि सम्मेलन के क्षेत्र में बहुत प्रतिस्पर्धाएँ हैं, बहुत यूथ यहाँ पर लगा हुआ है, बहुत साथी हैं, लेकिन वास्तव में जिनमें प्रतिभा है, देर से ही सही, बहुत से लोग चमकते हैं अ, और वो अपने पटल पर आते हैं। अभी आपने बात की थी माँ आशा फाउंडेशन की, जी, बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म तो नहीं, लेकिन माँ आशा फाउंडेशन के माध्यम से हम जो अपने जैसे मैं हरदोई जनपद में हूँ, हरदोई जनपद के अलावा अन्य जनपदों में भी मेरी कोशिश रहती है कि जो भी नए साथी हैं, नए बच्चे हैं, उनको कुछ न कुछ अवसर चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से क्योंकि एक आशांगन सीरीज़ मैंने शुरू की है, उसमें नए कवियों को उनका परिचय और उनकी रचनाओं को मैं आम जन तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ और आशा फाउंडेशन के माध्यम से वार्षिक कई ऐसे कार्यक्रम होते हैं, जो सिर्फ़ नवोदित लोग कवियों के लिए ही होते हैं। वो आते हैं, अपनी प्रतिभाएँ दिखाते हैं और अगर प्रतिभा होती है, जैसे व्यक्ति अगर अवसर 1 या 2, 3, 4 बार देता है, अगर जिसमें प्रतिभा होती है, वो वहीं से बढ़ जाता है और चूँकि अब मैंने कहा कि प्रतिस्पर्धा बहुत है, वास्तव में जी, जिसके अंदर कुछ क्षमता होती है, वो निखर कर आता है। और दूसरी बात है जैसे हर क्षेत्र में कवि सम्मेलन होते हैं, मेरा ये जी, आग्रह भी है, मेरी ये कोशिश भी रहती है। मैं कभी अगर हमारा हरदोई के आप पोस्टर उठा के देख लीजिए कवि सम्मेलन के, तो मैं तो जी, आयोजन समिति से कहता हूँ कि भाई ये बाहर के कवि बुला रहे हैं, बिल्कुल वो हमारे कवि सम्मेलन की शोभा है और उनको होना भी चाहिए, क्योंकि वो जी, हमारे आदर्श हैं, हम उनसे कुछ सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। लेकिन जी, इस बीच कहीं हमारी जनपद तो एक ना एक हमारा जो युवा कवि है, जो नवोदित कवि है, उसको भी एक ना एक मंच मिलना चाहिए। हम एक बहुत जी, बड़ा कार्यक्रम कराते हैं, हरदोई महोत्सव के माध्यम से, उसमें कविता पाठ प्रतियोगिता भी रखते हैं। उसमें एक बच्चा जो चयनित करते हैं, उसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर कवियों के बीच में उसको भी हम पढ़ने का अवसर देते हैं। तो जी, ये जो पद्धति है, मैं चाहता हूँ कि हर जगह अगर फॉलो हो, तो हर वर्ष 1 या 2 बच्चे ऐसे निकलते रहेंगे,
बदल-बदल के, तो वो बच्चे भी संतुष्ट होंगे और हमको भी संतुष्टि मिलेगी कि हाँ, चलिए हमने कुछ न कुछ एक गिलहरी प्रयास तो किया साहित्य के क्षेत्र में। जी। एक आपने बड़ा शुरुआत में जो मैंने प्रश्न किया तो आपने कहा कि व्याकरण का मुझे ज्ञान नहीं था शुरुआत में और ऐसी चीज़ें जो है आ गई। मतलब हालाँकि आप मानते हैं कि साहित्य के अंदर व्याकरण का होना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल। व्याकरण की अगर सीमा रेखा जो है जो पार अगर हो जाती है तो फिर वो साहित्य नहीं रह जाता है। क्या इसे हम जी, जी। मानते हैं? साहित्य में तो अश्लीलता भी आ जाती है और व्याकरण अगर पूरी तरह से पालन भी किया हुआ तब भी तो वो साहित्य नहीं रह जाता। लेकिन अगर व्याकरण ना भी हो क्योंकि व्याकरण के हमारे सबसे बड़े जो इस समय सितारे हैं हिंदी के डॉक्टर कुमार विश्वास साहब, वो जी, कई बार जी, स्वीकार कर बिल्कुल। चुके हैं बड़े मंचों से कि हमने जो है कई जगह पर हमने व्याकरण का जो है वो प्रयोग नहीं हो पाया है, लेकिन लाइनें अच्छी बन गई हैं। प्रयोग बिल्कुल, नहीं हो पाया है, लेकिन वो गीत जो है बहुत ज़्यादा उठ गया है। प्रयोग तो नहीं हो बिल्कुल। पाया है, व्याकरण कहीं न कहीं नहीं है, लेकिन शब्द बहुत अच्छे जो है वो मिल जी। गए और जिससे वो कविता का निर्माण जो है वो सृजन जो है हो गया। तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि अब तो नई कविताएँ आ गई हैं, उनमें उनके लिए अलग से व्याकरण अब लिखने की आवश्यकता है क्या? या बिल्कुल। अब कहीं न कहीं जो चीज़ें हैं एक सीमा रेखा अब एक बाँध दी जाएगी कि नहीं, इसके आगे की कविताओं को स्वीकार साहित्य में नहीं किया जाएगा? जी, नहीं, जैसे मैंने अभी शुरू में कहा व्याकरण की बात जब थी जो मैंने बात की कि जो मैंने छंद लिखा, जी, घनाक्षरी छंद चूँकि वो छंद है, वो एक व्याकरण सम्मत होता है हुँ, और उसका ज्ञान मुझे नहीं था। लेकिन हाँ, दूसरी बात मैं जैसे आपने आदरणीय कुमार विश्वास जी का ज़िक्र किया, किसी भी हुँ, कवि की बात की जाए, अगर उसके भाव आम जनमानस से जुड़े हुए हैं, वो जो बात कहना चाहता है, वो सहज और सरल शब्दों के माध्यम से आम जन तक पहुँच रहा है, श्रोताओं तक पहुँच रहा है, तो भले ही वो व्याकरण सम्मत ना हो, लेकिन अगर जनता की बात जनता आपके माध्यम से पहुँच रही है, तो उसको जी, भी क्यों ना सराहा जा भी रहा है। जैसे आपने नई कविता की बात की है, जी, जो कि आज का दौर है बहुत क्लिष्ट, साहित्य को भी लोग समझना थोड़ा कठिन पड़ रहा है। तो ऐसे जी, में सरल शब्दों के माध्यम से सर्जना की जा रही है, ताकि हमारा जो यूथ है, नई पीढ़ी है, खासकर आप देखिए कि जो कहा जाता था विज्ञान वर्ग के अन्य जो बच्चे हैं दूर थे और कविता का विषय सिर्फ़ कला वर्ग के विद्यार्थियों का ही था। लेकिन नहीं, जी, धीरे-धीरे कविता के प्रति लोगों का लगाव हो रहा है, कविता सुनने के लिए, कविता लिखने के लिए। आपने जैसे ज़िक्र किया कि कई जो नई पीढ़ी है एकदम तैयार बैठी है और बहुत अच्छा काम भी कर रही है इस क्षेत्र में। जी। उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार कितना अनुदान साल में दे रही है? क्या अनुदान दे भी रही है? और केंद्र भी क्या इसके प्रति है कि साहित्य में और ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्योंकि हर क्षेत्र में तो खर्च किया ही जा रहा है, तो बजट कहीं न कहीं साहित्य के लिए निकल रहा है या बंद हाँ, हो चुका है? बहुत जी, विशेष जानकारी तो नहीं है लेकिन मैं इतना जहाँ तक जानता हूँ, समझता हुँ, हूँ, पढ़ता हूँ अखबार को, हुँ, कई सरकारी कार्यक्रम जो संस्कृति मंत्रालय है, वो आयोजित कराता है। जी, कई जनपदों में जो है इस प्रकार के आयोजन साहित्यिक होते हैं जिनकी फंडिंग सरकार के द्वारा होती है और कई पुरस्कार जो कवियों के संबंधित हैं, वो सरकार के जी, माध्यम से दिए जा रहे हैं। तो कुछ ना कुछ हर क्षेत्र में प्रयास तो किया ही जा रहा है। जी। अब आप हमारे ख़ास मेहमान हैं कवि के क्योंकि हमारी तो लाइन वही है। अब मैं चाहूँगा कि बिना कुछ देर किए हुए हमारे जो दर्शक हैं वो लगातार मैसेज भी कर रहे हैं। अब मैं चाहूँगा कि आप जो है कोई जो बहुत बेहतर जो आपकी कविताएँ लगातार आप जो कहते रहते हैं, आप हमारे दर्शकों को अगर आप सुनाएँ? जी, जी। अ, नमस्कार भाई साहब, पुनः धन्यवाद और चूँकि मैं व्यंग्य भी लिखता हूँ, छंद भी पढ़ता जी, हूँ, तो एक छंद जी, मैं पढ़ूँगा जी, और एक अपनी व्यंग्य रचना जिसने थोड़ी बहुत कविता के क्षेत्र में मुझे पहचान दी। जी, छंद एक सुनिएगा कि ससुर और दामाद के प्रसंग का आनंद है। भले इसमें अच्छा, साहित्य आपको नज़र ना आए, चूँकि जी, हास्य के भी जी। गुदगुदाने का भी मन हो रहा है कि आपके नहीं, जो बिल्कुल। दर्शक आपसे जुड़े हुए हैं, थोड़ा नहीं, ये तो मुस्कुरा बड़ी लें। अच्छी बात है। जी, तो ससुर और दामाद के प्रसंग का आनंद लीजिएगा कि हुँ, बिटिया के बाप ने दामाद से कहा कि सुनो, हुँ, बिटिया के बाप ने दामाद से कहा कि सुनो, पीते हो शराब बात हमसे छुपाई थी और हुँ, धोखेबाज निकलोगे ऐसा एहसास न था, तुम पे भरोसा कर बिटिया बिहाई थी। तो ससुर की बात पे जमाई राजा बोल उठे, सिंघनी है बेटी फिर गाय क्यों जताई थी। और हुँ। बिटिया तुम्हारी खून पीती है ससुर जी, ये बात आपने भी नहीं हमें बतलाई थी, ये क्या बात है! बात बहुत आपने भी नहीं हमें बतलाई थी। जी, और एक व्यंग्य रचना पढ़ना चाहता हूँ, जैसे अभी आपने कहा कि वाह भाई वाह तक का सफर तय किया। कई जी, काव्य मंचों पर जो छोटी-मोटी उपलब्धियाँ मुझे हासिल हुई, आप जैसे जी, बड़े लोगों से जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। जी। एक रचना है समाज सेवा शीर्षक से। आप तो समाज सेवा मीडिया से शीर्षक जुड़े हुए व्यक्ति हैं। मुझे लगता जी, है कि अगर ये सोशल मीडिया ना होती तो इतने समाज सेवी ना होते।
अब जी, समाज सेवा आजकल हो क्या गया, समाज सेवा का क्या प्रारूप हो गया है, तब आपको एक रचना देना चाहता हूँ। व्यंग्य की जी, रचना बिल्कुल, है कि स्वागत कल है। रात अचानक मुझको भी समाज सेवा का शौक चढ़ाया। हुँ, कल रात अचानक मुझको भी समाज सेवा का शौक चढ़ाया। मैंने सुबह होते ही घर से झोला उठाया, रास्ते में मिल गए मुझे फलों के ठेले, मैंने ले जी, लिए ₹18 दर्जन के सस्ते वाले केले। मेरी जी, समाज सेवा देखिएगा अशोक जी, मैंने ले जी, लिए ₹18 दर्जन के सस्ते वाले केले। इसके जी, बाद मैंने जिला अस्पताल की ओर कदम बढ़ाया। फोटो सेशन अच्छी तरीके से हो सके, इसके लिए अपने 4 अन्य साथियों को भी बुलाया। इसके बाद एक गरीब परिवार पर हम सब ने मिलकर कुछ इस तरह अपनी दया दृष्टि दिखाई। जी, एक केला देकर हम 5 लोगों ने फ़ोटो खिंचाई। क्या बात है! एक केला देकर हम 5 जी, लोगों ने फ़ोटो खिंचाई और व्यंग्य की धार देखिएगा इन 2 पंक्तियों में, एक केला देकर हम 5 लोगों ने फ़ोटो खिंचाई और फ़ोटो को फ़ेसबुक पर डालते ही लग गया लाइक कमेंट का तांता, कि हुँ, फ़ोटो को फ़ेसबुक पर डालते ही लग गया लाइक कमेंट का तांता। मैंने पता मन ही मन सोचा, भला ₹1.5 के केले में इससे ज़्यादा प्रसिद्धि और कैसे पाता। क्या पता। भला जी, ₹1.5 के केले में इससे ज़्यादा प्रसिद्धि और कैसे पाता। मेरा मन बहुत हर्षाया, सोशल मीडिया पर मुझे समाज सेवी का खिताब जो मिल गया, लेकिन तभी जी, मेरे अंतस से मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, जिसको सुनकर मैं पूरी तरह से हिल गया। मेरा जी, अंतःकरण मुझसे बोला, "हे धूर्त! तुझसे समाज सेवा की क्या करूँ आशा? हे धूर्त! तुझसे समाज सेवा की क्या करूँ आशा? एक केला देकर एक गरीब का बना दिया तूने तमाशा।" एक जी, केला देकर एक गरीब का बना दिया तूने तमाशा। समाज सेवा तो निस्वार्थ होती है, पर तुम्हारे मन में तो खोट है। तुम्हें नहीं पता दिखावे के चक्कर में एक गरीब के स्वाभिमान पर की तुमने चोट है। क्या बात है! मैं मानता हूँ दान दान होता है, बड़ा हो या छोटा भले, पर दान वही सफल है जो एक हाथ से दे और दूसरे को पता तक ना चले। पता तक दान नहीं वही चला। सफल है जो एक हाथ से दे और दूसरे को पता तक ना चले। कविता की अंतिम पंक्ति पढ़ता हूँ भाई साहब। जी, दूसरे को पता तक ना चले। हे प्रसिद्धि के भूखे मनुष्य, यदि यश चाहते हो तो अपनी प्रतिभा से अपना कद बढ़ाओ, पर दान को सार्वजनिक कर किसी गरीब को कदापि मत सताओ, कदापि मत लजाओ, कदापि क्या मत बात है! लजाओ। बहुत खूबसूरत एक बड़ा मैसेज आपने देने का प्रयास किया और मैं हमेशा कहता हूँ कि कविताएँ और कवि गायब नहीं होने चाहिए। मंचों से हमेशा एक बड़ा मैसेज सदैव, चाहे युवाओं के लिए, राजनेताओं के बिल्कुल, लिए, प्रशासन के लिए, पुलिस के लिए, बढ़ते हुए समाज के लिए, राष्ट्र के लिए सदैव देते रहते हैं। ये बताते रहते बिल्कुल, हैं कौन-सी सीमा रेखा है आपकी जिसको आपको पार नहीं करना है। आप कहाँ पर किसी का हक मार रहे हो अपना हक पाने के लिए। आप उसको हक बिल्कुल, असल में दे नहीं रहे हो, उसके स्वाभिमान के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो, समझौता कर रहे हो, आप अपनी चीज़ों से ये जानते हुए कि आप गलत कर रहे हैं। फिर भी ये बिल्कुल, बहुत बड़ा मैसेज था और मुझे लगता है कि ये जो पूरी की पूरी जो व्यवस्था है, ये आपने जो आज के दौर में 1-2 लोग नहीं हैं। मुझे लगता है सवा बिल्कुल, सौ करोड़ में जितने भी ऐसे आजकल के जो लोग हैं तथाकथित, जो फ़ायदा इसका उठा रहे हैं और जो ले रहे हैं, ये उनको एक मैसेज है कि नहीं आप इतने मत बनिए ढीठ, कम से कम इन चीज़ों को मत आप सार्वजनिक करिए, आपको देना बिल्कुल, है आप बिल्कुल, दीजिए और बिल्कुल आप कीजिए फ़ोटोग्राफ़ी लेकिन कम से कम उसका आप तमाशा मत बनाइए, उसको इस तरह से मत दिखाइए कि वो आप दे रहे हैं तो बहुत बड़ी जो है भीख है। भीख नहीं आप उसकी मदद कर रहे हैं तो मदद ही आप कीजिए, मदद को मदद की बिल्कुल, तरह आप दिखाइए और लोगों में आप छाइए, अपने आप की समाज सेवा भी दिखाइए, वो सब चीज़ें जो है बिल्कुल सही भी हैं। बिल्कुल। एक और सवाल मेरा है, जो जी आजकल सर। के बच्चे हैं, उनकी बड़ी जो लत है वो मोबाइल से वो अब लिपटते जा रहे हैं। इसको हुँ। लेकर के कभी आपके मन में आया कि नहीं कुछ जो है बच्चों के लिए भी कोई मैसेज हो, उनके ऊपर कभी कोई कविता आपने लिखी हो? हाँ, प्रश्न अच्छा है और लिखा भी है लेकिन ये क्षमा चाहेंगे चूँकि कंठस्थ इस समय नहीं है और चूँकि मैं स्कूल में एक अध्यापक भी हूँ तो कुछ न कुछ मोटिवेशन की जो कविताएँ हैं वो बच्चों तक पहुँचाता भी हूँ और ज स्कूल में बैनर आदि के माध्यम से वो लगा रखा है ताकि बच्चे उनको देखें, उनको जानें, उनको समझें। जी, और वास्तव में मोबाइल की लत लेकिन ये लत होगी दूर कैसे होगी? जैसे हम मेरा या आपका कोई छोटा बच्चा है, हम उससे कहें कि हाँ, आप मोबाइल से दूर रहें, लेकिन सबसे पहले हमको भी रहना होगा। तो पहले हम जब खुद सुधरेंगे, तब हम दूसरे को उपदेश दे सकते हैं। जैसे अभी समाज सेवा या जो भी कविता के माध्यम से हम अगर समाज को कोई आईना दिखाना चाहते हैं, लेकिन हम जी। उस आईने में खुद अगर फिट नहीं बैठ पा रहे हैं, तो भी ये प्रश्न चिन्ह होता है। तो पहले हम जब खुद सुधरेंगे, चाहे वो मोबाइल का विषय हो या कोई भी, तब हम चाहे बच्चे हों या समाज है, तब उनको दिशा निर्देश दे सकते हैं। हमारे क्रांतिकारियों को लेकर के अब साहित्य में कौन-सा स्थान रह गया है? मैं ये जानना चाहता हूँ क्योंकि अब एक-एक करके क्रम भी आपने देखे होंगे, लगातार मंच आपने साझा किए हैं इतने वर्षों से जी, आप जी।
लगातार साहित्य में आप हैं। आपने कोई कमी हुँ। महसूस की है थोड़ी-सी कहीं न कहीं किसी चीज़ के लिए कि नहीं ये स्थान यहाँ पर सर्वोपरि इस चीज़ के लिए होना चाहिए, ये विधा ऊपर होनी चाहिए या ये चीज़ जो है समाज सुनना तो ये चाहता है और हम सुना सबसे ज़्यादा उसको ये दे रहे हैं। और जो जी। कमी है वो भी आपने कहीं न कहीं महसूस की है कि नहीं प्रेम कुछ कम हो गया है, प्रेम ज़्यादा होना चाहिए? कहीं जो वीर के जो कवि हैं वो गायब से होते जा रहे हैं या फिर ज़्यादा बढ़ गए हैं? मतलब कुछ न कुछ आपने साहित्य में देखा है कि मंचों में और जो श्रोता हैं, क्योंकि सबसे बड़ी जी, जो जी। पूँजी है, सबसे बड़ा धन है कवियों की, वो तो उनके श्रोता ही हैं क्योंकि वो सुनते हैं बिल्कुल। और जब वो सुनते हैं उससे जो आनंद मिलता है, मुझे लगता है कि उस धन से बढ़ के एक साहित्यकार के लिए कोई बड़ा धन नहीं है, वो उस दिन सबसे ज़्यादा खुश होता है जितनी ज़्यादा तालियाँ। क्योंकि एक बार मैंने सुना था, मैं कवि सम्मेलन देखता भी रहता हूँ और मैं भी अभी तक लगभग 27-2800 गीत लिख चुका हूँ, 2-3 हमारी अरे पुस्तकें भी वाह! जो है आई हैं। बहुत सुंदर। और मैं अब तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर ही मैं लिखता हूँ। उनसे मेरी शुरुआत होती है और उनसे ही मेरा अंत होता है। कविता उन्हीं से शुरू और उन्हीं से खत्म होती है, उसके अलावा मैं कुछ नहीं लिखता हूँ, किसी भी व्यक्ति पर नहीं और ना सामाजिक, ना असामाजिक, किसी भी चीज़ पर नहीं, सोचता ही नहीं हूँ। और शायद हर बड़ी कविता बात है। उन्हीं को समर्पित अब होती है बिल्कुल। क्योंकि 10 साल तक तो मैं लगातार लिखता रहा कि हर विषय पर जी। कविता होनी चाहिए, हर विषय पर कविता लिखी, चाहे प्रेम हो, दया हो, करुणा हो, धर्म हो, हर चीज़ पर लिखी। और ख़ास करके उन कविताओं को भी लिखा जब दौर में आया कि जब सरदारों के ऊपर बात उठी या तमाम चीज़ें ऐसी रहीं जिन पर मैं बातचीत जो है करता भी रहा। आने वाले समय में जब हम कवि सम्मेलन शुरुआत जो है करेंगे और हम चाहेंगे कि आप मंच का संचालन हर रविवार को एक समय आप दें, जिसमें आप चैनल जी। के माध्यम से आप जो नए कवि आ रहे हैं, वो हमारे चैनल पर भी आप ही प्रमुखता से आप बैठें और आप ही यहाँ पर होस्ट भी करें। हालाँकि जहाँ से बिल्कुल। आए हैं, आप वहीं से आप होस्ट कर पाएँगे। तो आपने जो जी, कमी जी। एक साहित्य के अंदर देखी, हम फिर पुनः उसी सवाल पर आते हैं। तो क्या कमी देखी है ख़ास करके कि कोई कमी न कमी कहीं न कहीं कमी कहते हैं ना कि होती है, लेकिन हम बाहर कह नहीं पाते हैं और जब कह ही नहीं पाते हैं, तो लोग उसपे सुधार या फिर बढ़ाने की संभावना भी उत्पन्न नहीं हो पाती है। तो जो महसूस आपने किया हो जी, मैं चाहता जी। हूँ कि उसे आप अपने शब्दों में आप बताएँ। बिल्कुल। जैसे अभी आपने कहा शुरू में आपने बात की कि देशभक्ति की रचनाओं के माध्यम से, जी, तो नहीं मैं देखता हूँ कई मंचों पर रहता हूँ, बहुत अच्छे सिर्फ़ भारत-पाकिस्तान ही नहीं रह गया, कई जी, हमारे बहुत अच्छे वीर रस के कवि हैं, जो महापुरुषों पर बहुत अच्छे लिख रहे हैं, कि किसी ने महाराणा प्रताप पे लिखा, किसी ने भगत सिंह जी पे लिखा, किसी ने सुभाष चंद्र बोस जी पर लिखा और जी, इनके साथ-साथ उनके प्रतीक आपको बताएँ कि हमारे भी एक कवि हैं लखनऊ के, तो उन्होंने आपने चेतक के ऊपर अजय अंजान जी की कविता बहुत बढ़िया सुनी होगी और हमारे एक कवि हैं लखनऊ के योगेश चौहान जी, उन्होंने जो उनका हाथी था, उसके ऊपर कविता लिखी, तो वास्तव में जब मंच पे था, तो मुझे अच्छा लगा कि क्या बात वो जिस विषय के हम लोग नहीं जानते हैं, एक हुँ, कवि अपनी रचनाओं के माध्यम से आम जनमानस तक वो चीज़ पहुँचा रहा है कि वास्तव में हमारे जो हमारा अतीत रहा है, उनमें किन-किन योद्धाओं का योगदान रहा, किन-किन शहीदों का योगदान रहा, किन-किन महापुरुषों का योगदान रहा, चाहे वो आदरणीय सुभाष बोस जी हों चाहे जी, भगत सिंह जी हों या बहुत पुरानी बात की जाए महाराणा प्रताप हो, तो देखिए नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पहलू हर जगह देखने को मिलते हैं। हर जगह और लेकिन हम हर समय नकारात्मक देखने को पहलू को मिलेगा। छोड़कर जी, सकारात्मक भी देखेंगे कि बहुत से लोग बहुत अच्छा भी कर रहे हैं, तो ये एक जी। स्वागत योग्य कदम भी है। जी, नकारात्मकता का हमेशा विरोध तो होना ही चाहिए, लेकिन जी, जी। सकारात्मकता को छोड़ना भी नहीं चाहिए, कि नहीं हम जी, जी, पहले जी। इसको छोड़ दें और फिर विरोध करें, पता चले कि जब तक आप लौट के आएँ, तो न तो बिल्कुल, जो है वहाँ सकारात्मकता रह जाए। तो मैं ये बिल्कुल। चाहता हूँ कि अगर और कोई कविता आपकी हो क्योंकि अभी हमारे पास समय है 6 मिनट का शेष, आप एक चलिए और कोई एक कविता आप साझा कर व्यंग्य लें? रचना मैं और आपको देना चाहता हूँ। जैसे आप सोशल मीडिया के माध्यम से हम और आप जुड़े हुए हैं। आप जी, भी मोबाइल चलाते होंगे, व्हाट्सएप चलाते होंगे, मैं भी चलाता हूँ। मुझे लगता है कि हर कोई चलाता होगा ये व्हाट्सएप। जी, तो जी, जी। आप देख रहे होंगे कि व्हाट्सएप पे कई ग्रुप बने हुए होते हैं। हुँ, तो ये जो ग्रुप बने हुए होते हैं उसमें कई लोग जुड़े हुए होते हैं। लेकिन मैंने एक महसूस किया, एक दर्द महसूस किया, हकीकत की जी, घटना पर एक रचना लिखी कि उस व्हाट्सएप ग्रुप में एक व्यक्ति जुड़ा हुआ था, उसका जी, देहांत हो जाता है, तो लोग जी, उसको उसके नंबर को तुरंत रिमूव कर देते हैं। मतलब हम इतने संवेदनहीन हो गए, इतने जी, संवेदन शून्य हो गए कि हम एक क्योंकि इसलिए उस व्यक्ति को उस ग्रुप से निकाल दिया कि उस ग्रुप पे चुटकुले लोगों को भेजने थे और तरह-तरह जी, की टिप्पणियाँ करनी थी, हँसी-मज़ाक करना था। तो हम हुँ। इतने संवेदनहीन हो गए कि क्या हम एक दिन उस ग्रुप पर शांति का माहौल नहीं रख सकते थे, शोकपूर्ण माहौल नहीं रख सकते थे। हम इतने क्या बात संवेदनाशूल आपने हो गए कही तब ये मुझे लगता है कि इस जगह तक जो है वो कभी ही जा सकता है जो मेरे आज
तो शीर्षक जो मैं रखा है जी, जी। मैंने, मुझे लगता है ये सार्थक हो गया है। जो बात आपने कही यहाँ तक तो मुझे लगता है कि करोड़ों में एक आध व्यक्ति ने कभी सोचा ही होगा और शायद वो पहले और अंतिम व्यक्ति आप ऐसे रहे होंगे। जी, हुँ। तो मतलब अगर वास्तव में अगर आपके अंदर साहित्य ज़िंदा है, वास्तव में आपके अंदर करुणा ज़िंदा है, तो आप इस प्रकार की चीज़ें देख के वास्तव में चिंतन करेंगे। चिंतन हर कोई कर सकता है, लेकिन कवि है वो अपनी लेखनी के माध्यम से कर सकता है। छद्म जी, शोक शीर्षक से भाई साहब रचना है, सुनिएगा जी, कि स्वागत है। एक व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़े एक मिश्रा जी अचानक चल बसे। हुँ, कोई मिश्रा जी जुड़े हो तो क्षमा कीजिएगा, प्रतीक रूप में है कि एक जी, व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़े एक मिश्रा जी 31 तारीख ध्यान रखिएगा, 31 दिसंबर को अचानक चल बसे। जी, लोगों ने उनके सम्मान में जमकर कसीदे कसे। एक ने जी, लिखा मिश्रा जी तो ग्रुप की शान थे, वो बहुत हुँ, सरल हृदय और महान थे। एक ने लिखा मिश्रा जी के जाने के बाद ग्रुप की गतिविधियां कैसे चलेंगी, उनकी हुँ, कमी हम सबको बहुत खलेगी। मिश्रा जी के जाने की खबर से ग्रुप पर रिप 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 का लग गया तांता। भाई साहब देखिए जी, कि हम लोग कहाँ जी, तक पहुँच गए हैं जी, कि पहले हम लोग शोक संतप्त हो जाया करते थे, अब सिर्फ आरआईपी रिप लिखकर अपना काम खत्म कर लेते जी, हैं कि ग्रुप पर रिप 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 का लग गया तांता। मैंने हाथ जोड़कर ग्रुप पर लिखा, कभी-कभी हिंदी में भी दुःख प्रकट कर लिया करो अंग्रेजों के भ्राता। जी, कभी-कभी हिंदी में भी दुःख प्रकट कर लिया करो अंग्रेजों के भ्राता। जी, लोगों का ये छद्म शोक देखकर हम बहुत त्रस्त हो गए। लोगों का ये छद्म शोक देखकर हम बहुत त्रस्त हो गए। जो रात 11:55 तक शोकाकुल थे, वे रात 12 बजते ही न्यू ईयर की बधाई में मस्त हो गए। जो क्या रात बात! 11:55 तक शोकाकुल थे, वे रात 12 बजते ही न्यू ईयर की बधाई में मस्त हो गए। देखते ही देखते ग्रुप से दुखों का बादल छट गया और 5 मिनट में ही पूरा ग्रुप बधाई संदेश से पट गया। ऐसा लग रहा था मानो जश्न ने गमगीन माहौल को टाल दिया। ऐसा लग रहा था मानो जैसे जी, जश्न ने गमगीन माहौल को टाल दिया। अरे अरे जिसे मरे हुए चंद घंटे ही बीते थे, उसके नंबर तक को ग्रुप से निकाल दिया। निकाल दिया। अरे जिसे क्या बात है! मरे हुए चंद घंटे ही बीते थे, उसके नंबर तक को ग्रुप से निकाल दिया। यह दृश्य देखकर मेरा मन आत्मग्लानि से भर गया। पंक्तियां देखिएगा भाई साहब, यह दृश्य जी, देखकर मेरा मन आत्मग्लानि से भर गया। समझ न सका इंसानियत मरी या इंसान मर गया। इंसान मर समझ गया। ना सका इंसानियत मरी या इंसान मर गया। अंतिम पंक्ति पढ़ता हूँ। इंसानियत मरी या इंसान मर गया। अरे अरे न जाने कैसी आधुनिकता का नशा पी रहे हैं हम। अरे न जाने कैसी आधुनिकता का नशा पी रहे हैं हम। सोचिए आखिर किस समाज में जी रहे हैं हम। आखिर किस जी, समाज में जी रहे हैं हम। इस समाज में जी रहे हैं हम। बहुत-बहुत धन्यवाद जोड़ने के लिए शुक्ला साहब और मुझे लगा भी था कि आपको जोड़ना सार्थक रहेगा क्योंकि बहुत सारे लोग आपको फ़ॉलो करते हैं। तमाम लोग इस डिबेट से बहुत कुछ सीखेंगे, आपकी चीज़ों को भी जानेंगे क्योंकि वो बारीकियाँ हम लगातार बातचीत तो आने वाले समय में करते ही रहेंगे पार्ट बाय पार्ट और हमारी शुभकामनाएँ तो हैं ही, लेकिन साथ में हम अपने दर्शकों से भी अपील करेंगे कि अगर अगर आप भी कविता लिखते हैं और आप लिखने के शौकीन हैं और आपको कोई मंच नहीं मिल रहा है, तो आप महाआशा फाउंडेशन के साथ में जुड़ें और कवि अजय शुक्ला जी के साथ में जुड़ें। आपको इनके जो है आप फेसबुक पेज पर आप जाकर के सोशल मीडिया पर आप इनका नाम डालेंगे, बहुत बड़ा नाम है, वाह भई वाह में भी जा चुके हैं। तो वहाँ से आपको नंबर भी प्राप्त हो जाएगा और आप संपर्क करके आप अपने जो है इस शैली को, लेखन शैली को आप आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत-बहुत बहुत-बहुत आभार धन्यवाद भाई और साहब। फिर से एक बार नमस्कार आपको, अजय शुक्ला बहुत-बहुत साहब। आभार, बहुत-बहुत आप आप ये देख जो रहे थे साहित्य देश की का मुहिम तेजी से चला बढ़ता है रहे हैं। टीवी न्यूज़ चैनल और आप हमारा खास शो देख रहे थे कवि, जहाँ पर हम हर रोज नए कवियों से आपको रूबरू करवाते हैं, मिलवाते हैं और आपको उनकी रचनाएँ भी सुनवाते हैं। हम इसी रविवार से कवि सम्मेलन के नाम से एक नया जो है कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं, जहाँ पर आप 10 कवियों को एक साथ एक मंच पर आप सुन पाएँगे और उनको आप समझ पाएँगे हर रविवार को। क्योंकि समस्या सबसे बड़ी ये होती है शुक्ला जी, कि लोग आ जा नहीं जी, पाते हैं। जो जहाँ हैं, तो हर रविवार को जी, एक मंच जो है उनको अगर मिल जाएगा, एक चैनल का प्लेटफ़ॉर्म उनको मिल जाएगा, तो निश्चित तौर पर बिल्कुल। जो है उन कवियों को अपनी नई रचनाएँ क्योंकि क्या होता है जो पुरानी रचनाएँ हैं वो तो मिल जाती हैं। वाह भई वाह में आप एक बार गए 6 महीने में, वहाँ से एक रचना जी, मिल गई। अब उनको सुनना है बिल्कुल। रोज़। आप लिखते जी, हैं हर चौथे 5वें दिन आप रचनाएँ अपनी आप लिखते हैं। अब उनको एक मंच नहीं मिल पाता है कि जो कार्यक्रम हुए, हरदोई महोत्सव हुआ या तमाम महोत्सव हुए, उन महोत्सव में कविताएँ आपकी चली गई लेकिन लिखना आपका जारी है। लेकिन वो आगे बिल्कुल। और जो है नहीं आ पाती हैं। तो ऐसे में ज़रूरी है कि जो मंच हैं वो ज़िंदा रहने चाहिए और बढ़ते भी रहने चाहिए। मीडिया की भी जो जवाबदेही है आज जागरण, अमर उजाला और आज तक तीनों ही साहित्य के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं और इसी के कारण एटीवी न्यूज़ चैनल भी अब साहित्य के प्रति समर्पित हो गया है कि एक कोना कहीं न कहीं
जो है, जो पूरा है, वो सुरक्षित रहना ही चाहिए साहित्य के लिए, रचनाकारों के लिए, कलमकारों के लिए, क्योंकि वो भी कलम चलाते हैं और हम भी कलम चलाते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, बहुत वंदे बहुत मातरम। धन्यवाद।